नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने अंतिम क्लास में जो आपका टॉपिक है टू डायमेंशन थ्योरी, जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक है वो एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया अपनी लास्ट क्लास में। अब ये जो क्लास रहेगी इसमें आप सभी को पता है कि अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब वो नया चैप्टर क्या होगा, इसके बारे में कल मैंने आपको ऐप के ऊपर भी पूछा था, पर्सनल भी मेरे पास कई फ़ोन आए थे, सभी अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन इसमें निकल के आ रही थी वो सभी ये चाहते थे कि आप इसमें जो नई बुक है, नया एडिशन है, वो स्टार्ट करो। देखो हमने अभी कल ही आपको जो ऐप है, ऐप के ऊपर मैंने 15-15 जनों के ग्रुप बनाए हैं। जिसने भी एसआर से नहीं परचेज किया हुआ है उन सभी के लगभग 10-15 जनों के 15-15 जनों के हमने ग्रुप बनाए हैं वहाँ पे। देखो 15-15 जनों के इसलिए बनाए ताकि सबके ऊपर इंडिविजुअल जो जिनके फीडबैक हैं, उनके कमेंट हैं, उन पे ध्यान रखा जा सके। हालांकि बनाने में सभी जनों का एक साथ भी ग्रुप बनाया जा सकता था, लेकिन सभी का अलग अलग हमने पार्ट्स में सारे ग्रुप बनाए हैं। इससे आपको और आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो राय है, उन पे हम अच्छी तरीके से ध्यान रख पाएंगे। सभी की एक ही राय कॉमन निकल के आ रही थी कि आप नई बुक स्टार्ट करो। अब नई बुक में भी कुछ लोग चाहते थे कि 3 डायमेंशन स्टार्ट करें, क्योंकि 2D अभी पढ़ा है तो इसके साथ ही 3D भी साथ में ही हो जाता, लेकिन बीच से चलने में कोई फ़ायदा नहीं है। अपन जो नई बुक है, जो नया एडिशन है, वो एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। और शुरू में है इसका डिफरेंशियल कैलकुलस। हालांकि डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में खूब लोगों ने बोला भी था। इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो फंक्शन है, तो अपन फंक्शन से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये जो नई बुक है इसको शुरुआत करेंगे अपन फंक्शन से, फलन से। ठीक है। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, फंक्शन आपने 11th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। 11th 12th क्लास में आपका जो फंक्शन है उसका बेसिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सबसे पहले ये जो क्लास रहेगी हमारी 2-3 फंक्शन की, इसमें मैं आपको वही चीज़ें फिर से रिपीट कराऊंगा। हालांकि ज़्यादा बोरिंग ना हो इसलिए मैं थोड़ा इसमें थोड़ा लेवल है जो आपका वो अप करके चलूँगा, ताकि आप, हालांकि पढ़ाऊंगा फंक्शन ही, क्योंकि ये टॉपिक पूरा फंक्शन का ही है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो भी आपकी बुक में दी गई हैं, उनको समझाते हुए चलूँगा। और बाद में जो क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें केवल जो अपना टॉपिक है वो फंक्शन है, तो सीधा अगर अपन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, सीधा अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो बनता है सेट और रिलेशन से। क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक के नाम एक साथ लिए जाते हैं। सबसे पहले सेट आता है, फिर रिलेशन आता है, और फिर क्या बनता है, फंक्शन बनता है। सीधा ही अगर अपन फंक्शन पढ़ने लगे तो सेट और रिलेशन के बारे में जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी वहाँ पे। तो अपन थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं 10-15 मिनट में कि सेट और रिलेशन क्या होते हैं। हालांकि मैं उनके बारे में यहाँ पे डीप चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अपना जो टॉपिक है फिर अपने टॉपिक से अपन भटक जाएंगे। अपना टॉपिक फंक्शन है तो अपन फंक्शन के बारे में ही यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो उसका जो बेसिक है, जो सेट रिलेशन, वो भी अपन पढ़ लेंगे साथ में। देखो आपने सेट को 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। सेट क्या होता है? देखो सेट अपन जनरली बोलते हैं कि सेट ये क्या होता है, समूह होता है। लेकिन समूह भी क्या होता है, एक वेल डिफाइंड क्या होता है, समूह होता है। एक वेल डिफाइंड, एक सुपरिभाषित जो समूह होता है, किसी भी संख्याओं का, किसी भी चीज़ों का अपन सेट बोल सकते हैं। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, कि वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो सुपरिभाषित होना चाहिए। हाँ, जिसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि हाँ इस सेट में ये चीज़ आएगी और ये चीज़ नहीं आएगी। ये बात अलग है कि सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेट हमेशा फाइनाइट ही हो। सेट में इनफाइनाइट नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, जैसे होल नंबर का सेट है, जितने भी अपनी संख्याएं हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इन सभी का जो सेट है वो इनफाइनाइट ही होता है। लेकिन ये क्या बन सकता है, सेट बन सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेट एक इनफाइनाइट ही हो। सेट में फाइनाइट, इनफाइनाइट दोनों प्रकार के नंबर हो सकते हैं। बस शर्त क्या है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो सेट में आएगा और ये एलिमेंट सेट में नहीं आएगा। बस ये इतना हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज में भी आप पढ़ते हो तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो एक आपकी कॉलेज के स्टूडेंट का सेट है वो बन जाता है। ऐसे आप अगर 11th 12th क्लास में पढ़ते हो तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं सारे स्कूल के 11th या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट का सेट बन जाता है। अब उसमें भी अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं। जैसे 12th क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास में साइंस में अलग सेक्टर बन जाते हैं, पीसीएम का अलग बन जाता है, पीसीबी का अलग बन जाता है। तो पीसीएम के स्टूडेंट का सेट अलग से, पीसीबी के स्टूडेंट का सेट अलग से। अगर किन्होंने एग्रीकल्चर ले रखा है तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का सेट अलग से।
तो ये सारे अगर अपन पूरे स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट की बात करें तो उनमें तो क्या आ जाएंगे, सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट आ जाएंगे। अगर अपन अलग अलग सेक्टर की अलग अलग स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो सारे क्या होंगे, उस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्या होंगे, उस सेट के सबसेट। मतलब सबसेट जो है वो सेट के ही एलिमेंट को अलग अपन डिफाइंड करके, अपन अलग डिफाइंड करके उसमें से सेट में से किसी अगर दूसरे सेट को निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका उसी सेट का सबसेट बन जाता है। जैसे अपन जैसे अपन नंबर्स की बात करते हैं, दो प्रकार के नंबर होते हैं अपने पास, एक रैशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है ना। और ये पार्ट किसके हैं सारे, ये पार्ट हैं आपके रियल नंबर्स के। जैसे पूरा जो ऑल है, ऑल ओवर क्या होते हैं, दो प्रकार के नंबर होते हैं, सभी को पता है ना। ये देखो ऑल ओवर अपने पास दो टाइप के नंबर होते हैं यहाँ पे। जैसे अगर डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊं तो ये तो है आपका रियल नंबर, और यहाँ पे नीचे लिख जाता है जैसे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में अपन कोई टाइप अलग से नहीं पढ़ते, इमेजिनरी नंबर जो आयोटा की फॉर्म में होता है वही होता है। अब यहाँ पे ये है रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो रेशनल का, किसका, एक तो रेशनल का और एक इरेशनल का। ठीक है, अब इस रेशनल नंबर में जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो किससे होती है, नेचुरल नंबर से होती है। किससे होती है, ये नेचुरल नंबर से यहाँ पे शुरुआत होती है। नेचुरल नंबर के बाद में क्या आता है, होल नंबर आता है। होल नंबर के बाद में क्या आता है, होल नंबर के बाद में यहाँ से क्या आ जाते हैं, इंटीजर आ जाते हैं। तो ये अलग अलग इंटीजर के बाद में रेशनल, फिर रेशनल और इरेशनल दोनों हो गए, और रेशनल और इरेशनल को दोनों को क्या बोल देंगे अपन, रियल नंबर बोल देंगे। और इन रियल के अलावा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो है अपन रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल बोल देते हैं, तो ये रेशनल और इरेशनल दोनों क्या है, इस रियल नंबर के सबसेट हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप आराम से जानते हैं। अब देखो सेट तो होता है ये। अब यहाँ पे सेट के जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो होती है वेन डायग्राम में से कुछ एक क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि वो एकदम से इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे अपन फंक्शन में उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो वो आप अपने खुद के लेवल पे, खुद के स्टैंडर्ड पे वो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करके देख लेना। वहाँ पे वेन डायग्राम होता है, एक डी मॉर्गन थ्योरम लगती है वहाँ पे, तो वो एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है, वो आप खुद के अपने लेवल पे देख लेना। अगर जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कहीं बताने की, फंक्शन में देख लेंगे, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, नहीं आएगा तो आप खुद से देख लेना। ठीक है, सेट के बाद में अपना आता है रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप पढ़ते हो अपने, जो रिलेशन ही होता है, संबंध ही होता है। अब संबंध बनाने के लिए कम से कम कितनी चीज़ों का होना चाहिए, दो चीज़ों का होना चाहिए भाई। रिलेशन बनना चाहिए तो कम से कम दो चीज़ें होंगी, तभी तो उन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा ना। हो सकता है तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी अपन क्या करेंगे, रिलेशन उनमें बना पाएंगे। अब वो चीज़ें क्या होंगी, वो सेट ही तो होंगी भाई। अभी अपन प्रीवियस क्या पढ़ गए हैं, सेट पढ़ गए हैं, तो कम से कम दो सेट अपने पास होने चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में अपन रिलेशन बना पाएं। देखो जैसे मेरा एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया ए, और दूसरा सेट हो गया यहाँ पे बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए में कुछ भी ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6, है ना, नेचुरल नंबर ले लिए जो कि इनफाइनाइट तक जाएंगे। और यहाँ पे सेट बी में मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे अल्फाबेट ले लिया, चलो सॉरी, देखो सेट बी में क्या ले लिया मैंने, अल्फाबेट ले लिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इतने ले लिए मैंने अल्फाबेट। ठीक है, अब दो सेट है मेरे पास। यहाँ पे ये जो सेट है ए, ये क्या है अपने पास, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट बन गया ये। और जो सेट बी है इसमें मैंने ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक एलिमेंट लिया, मतलब काउंटेबल है, तो ये जो सेट बी है ये क्या बन जाएगा, आपका फाइनाइट सेट बन जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों सेट के बीच में अगर अपन कोई रिलेशन बना देते हैं, सेट के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, सेट के जो एलिमेंट हैं, दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। कोई किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ये 1 है, इसने बी के साथ रिलेशन बना दिया। ठीक है, 1 ने किसके साथ बनाया, बी के साथ। 2 ने जैसे मान लिया सी के साथ बना लिया, 3 ने ए के साथ, 4 ने डी के साथ, 5 ने जी के साथ, और इसने ई के साथ रिलेशन बना लिया, 6 ने ई के साथ। और यहाँ पे जैसे 7 है तो 7 ने चलो मान लिया रिलेशन नहीं बनाया। ठीक है, ये जो यहाँ पे एफ है ये क्या रह गया, खाली। तो ये रिलेशन कुछ कैसे भी रिलेशन बन सकते हैं। हो सकता है ये रिलेशन ऐसे बने, ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशन है वो कैसे बने, देखो ये ऐसे भी रिलेशन बन सकते हैं अपने पास। जैसे ये रिलेशन ऐसे ना बन के हो सकता है कि सारे के सारे रिलेशन 1 ही बना रहा है, 1 नहीं, ए के साथ, बी के साथ, डी ई एफ और जी। हो सकता है कि ये सारे के सारे रिलेशन कौन बना ले,
वन ही बना ले। तो रिलेशन कैसे भी बन सकता है, रिलेशन में किसी भी प्रकार की अपने पास कोई पाबंदी नहीं होती। हो सकता है रिलेशन केवल ऐसे भी बन सकता है, सारे के सारे जो एलिमेंट है वो ए ही बना रहे रिलेशन, जैसे ये ए के साथ ये बन सकता है, ये भी ए के साथ, ये भी ए के साथ, इस प्रकार से रिलेशन भी अपने बन सकते हैं। तो रिलेशन बनाने में अपने पास किसी भी प्रकार की पाबंद नहीं है। फंक्शन में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें लिमिटेशन आ सकती हैं, लेकिन रिलेशन में किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होती। रिलेशन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट बनाए, हो सकता है रिलेशन सारे के सारे एलिमेंट बना ले, ये भी हो सकता है कि केवल एक ही एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना ले। तो ये कुछ भी कैसा भी हो सकता है। अब रही बात यहाँ पे जो रिलेशन बना है इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए अपने पास जो तरीका होता है उस तरीके को अपन ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। बस एक बार मैं आपको चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस मैं कुछ एक चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ ना, 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? अब यहाँ पे जैसे इसी रिलेशन को अगर अपन लें तो जैसे वन का जो रिलेशन है ये किसके साथ है? ए के साथ है। 2 का रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ? ए के साथ। 4 का ए, 5 का ए और 6 का ए। ठीक है, ये रिलेशन है अपने पास। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या होता है कि सबसे पहले अपन ये जो मंझला ब्रैकेट है, जो बीच वाला ब्रैकेट है, ये लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद में फिर अपन स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद में जो पहला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे जो रिलेशन है, जो रिलेशन आर है, ये किस किस में बन रहा है? इसको लिखने का तरीका होगा भाई, रिलेशन मेरा आर है जो सेट ए से सेट बी में बन रहा है। क्या बन रहा है? सेट ए से सेट बी में, नॉट सेट बी टू सेट ए। ये बन रहा है सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में बन रहा है, ना कि सेट बी से सेट ए में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से रिलेशन आर जो है वो बनेगा सेट ए से सेट बी में। तो इसको अपन इस तरीके से डिनोट कर देंगे आर, फिर यहाँ पे लगाएंगे जो कोमा है, क्या बोलते हैं इसको? कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोलन बोलते हैं अपन। CO, कोलम नहीं, कोलन, COLON, इसको कोलन बोलते हैं। तो R कोलन A टेंस टू B, ये मेरा क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को लिखने के लिए मेरे पास ऑर्डर पेयर होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो रिलेशन आपका ए से बी में बन रहा है ना, तो ए का एलिमेंट पहले लिखेंगे और बी का एलिमेंट बाद में लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट 1 है, इसने रिलेशन किसके साथ बनाया? ए के साथ, तो 1A। फिर दूसरा जो रिलेशन है वो 2 ने बनाया, किसके साथ? ए के साथ, तो 2A। ठीक है, ये 2 रिलेशन हो गए। तीसरा जो रिलेशन है वो किसने बनाया? 3 ने बनाया, किसके साथ? फिर से ए के साथ। ऐसे ही चौथा जो रिलेशन है वो 4 ने बनाया, किसके साथ? ए के साथ, 4A, फिर 5A, फिर 6A। ऐसे करके अपन रिलेशन को डिनोट करते हैं। और ये जो तरीका होता है रिलेशन को प्रदर्शित करने का, रिलेशन को नोटेट करने का, ये तरीका क्या कहलाता है? इसका ऑर्डर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। हो सकता है रिलेशन अलग अलग तरीके से हो, जैसे 1 ए के साथ बनाया, 2 ने ई के साथ बनाया तो यहाँ पे 2E लिख देते, 3 ने अगर एफ के साथ बनाता तो 3F लिख देते। ये जो भी तरीका है, जो रिलेशन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन ऑर्डर पेयर को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखने लायक कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो मैं अपन यहाँ पे अब फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो रिलेशन के बारे में हमने देख लिया, मतलब रिलेशन के बारे में जो भी फंक्शन में पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी था उन सब के बारे में चर्चा कर ली हमने। मेरे कहने का मतलब ये है, हालांकि रिलेशन को अगर पढ़ाने लग जाएं तो कम से कम 1-1.5 घंटा का रिलेशन जो टॉपिक है वो बनता है, लेकिन फंक्शन में रिलेशन की कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन टॉपिक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो 2 डायमेंशन करवाया है वैसे नोट्स बना के कराऊंगा, तो ये आप मत सोचना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं बना के देने वाला। ठीक है ना? क्योंकि फंक्शन में वही है, सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल चीज़ों के क्या नोट्स बनाओगे? फॉर्मूले तो है नहीं यहाँ पे कुछ, जैसे 2 डायमेंशन थ्योरी में तो फॉर्मूले थे रटने लायक, जिनके शॉर्ट नोट अपन बना सकते थे। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसके नोट्स बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। रटने लायक चीज़ें कम है, समझने लायक चीज़ें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे समझाते हुए चलूँगा, बस आपको समझ में पूरा आना चाहिए। सबसे पहले अपने पास आता है फंक्शन। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 11th क्लास में आपने डेफिनेशन रटा मारा है, 12th क्लास में डेफिनेशन को रटा है आपने। और डेफिनेशन क्या रटी है आपने कि किसी समुच्चय ए का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। अब आपने डेफिनेशन जो तो रट ली, क्या पढ़ा आपने? अद्वितीय प्रतिबिंब। अब ये अद्वितीय प्रतिबिंब होता क्या है? यूनिक जो इमेज होती है, यूनिक इमेज जो आपने पढ़ा है वो क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप देखते हैं। देखो
सेट ए का सेट बी में, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक यूनिक इमेज बनती है। क्या बनती है? यूनिक इमेज। अगर वो इमेज यूनिक होती है तभी वो क्या होता है? फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये सेट ए ले लिया मैंने और ये सेट बी ले लिया, ठीक है। सेट ए में जैसे वही मेरे एलिमेंट है, जैसे मैंने नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले लिए, ठीक है। यहाँ पे सेट बी में मैंने ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच और ले लिया, ठीक है। चलो एच को रहने दो फिर। ये इतने एलिमेंट मैंने सेट बी में ले लिए और सेट ए के ये एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो जो रिलेशन बनेगा, भाई फंक्शन को क्या होगा? किसी रिलेशन को ही अपन फंक्शन बोलेंगे। जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होंगे। फंक्शन क्या होगा? कोई रिलेशन ऐसा होगा जो यूनिक अगर इमेज बनाएगा, उस रिलेशन को ही क्या बोल देते हैं? अपन फंक्शन बोल देते हैं। क्योंकि आपने परिभाषा में ही सबसे पहले क्या बोला था? संबंध बोला था। देखो परिभाषा क्या बोली थी आपने कि किसी समुच्चय ए का समुच्चय बी में जो अद्वितीय प्रतिबिंब होता है वो संबंध क्या कहलाता है? उसका फंक्शन कहलाता है, फलन कहलाता है, क्योंकि इसमें संबंध बनता है। अब संबंध से ही क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा, फलन बनेगा, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने रिलेशन ले लिया ये कि 1 का ए के साथ रिलेशन, 2 का डी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ और 5 का ई के साथ और 5 का जैसे एफ के साथ भी बन रहा है, 6 का मैंने डी के साथ ले लिया और 7 का जी के साथ, ये मैंने रिलेशन ले लिया कुछ इस तरीके से। भाई रिलेशन कैसे भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हर जो एलिमेंट है वो केवल एक ही रिलेशन बनाएगा। यहाँ पे 5 ने देखो 2 बार रिलेशन बना दिए। अब देखेंगे अपन कि ये फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन होने के लिए जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज उसकी होनी चाहिए। उस एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? यूनिक। अब यूनिक इमेज में क्या चीजें आती हैं? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये फंक्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझाऊंगा। देखो जो यूनिक इमेज है इसके 2 मतलब होते हैं और दोनों के दोनों सेटिस्फाई कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। सबसे पहली बात तो ये कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। देखो हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, बस समझ में आना चाहिए आपको कि सेट ए जो है, जो आप ए से बी में अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो सेट ए की बात कर रहा हूं मैं, जो ये है इस तरफ वाला। तो सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। तो यहां पे ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये रिलेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? जी हाँ कर रहा है। क्योंकि ये कंडीशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। तो यहां पे सेट ए के देखो सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है ना जो इमेज नहीं बना रहा। हाँ ये बात अलग है कि 5 जो है वो 2 बार बना रहा है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। इस कंडीशन में केवल ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। तो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, प्लस दूसरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो जो है वो फंक्शन बनेगा। केवल एक कंडीशन से भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? दूसरी कंडीशन भी सेट ए के बारे में ही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट केवल एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, केवल एक बार इमेज बनाने चाहिए। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे मैं डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूँ जो किताब में लिखी हुई है। मुझे नहीं पता किताब में क्या लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज में, लेकिन मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है। अगर कोई रिलेशन, अगर कोई संबंध ये 2 चीजें सेटिस्फाई करेगा, कोई भी संबंध में देख लो आप, कोई भी संबंध में अगर ये दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं तभी वो फंक्शन होगा। और ये दोनों चीजें आपको अच्छी लैंग्वेज में समझ में आ रही हैं। सबसे पहली बात है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। तो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज तो बनाएं, लेकिन केवल और केवल एक बार इमेज बनाने चाहिए। चाहो तो आप इसको एक कंडीशन में भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो उसको कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए और वो केवल और केवल एक बार इमेज बननी चाहिए। तो वही क्या होगा? आपका फंक्शन होगा। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट इमेज तो बना रहे हैं, लेकिन ये जो 5 वाला एलिमेंट है ये 2 बार इमेज बना रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी क्या बोलती है कि केवल एक बार ही उसकी इमेज बननी चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है।
अब आपके सामने अगर कोई भी एग्जाम्पल लिख दे, कोई भी अगर ऐसा डायग्राम बना दे और उसके बारे में अगर पूछे कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप बता सकते हो क्या? देखो 3-4 मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने और वो बताना कि वो फंक्शन है या नहीं। जैसे ये सेट ए, ये सेट बी ले लिया मैंने, ठीक है। यहां पे एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। यहां पे मैं रिलेशन ले रहा हूं ये, ठीक है। ये मैंने रिलेशन लिया, ये बताना है कि आपको फंक्शन है या नहीं। अब आपको केवल सेट ए को देखना है। कंडीशन आपकी क्या बोल रही है? पहली कंडीशन भी सेट ए के बारे में बोल रही है, दूसरी कंडीशन भी सेट ए के बारे में बोल रही है। तो आपको सेट बी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको केवल सेट ए पे ध्यान देना है और ये देखना है कि क्या उसके सारे के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 7 एलिमेंट थे और सातों के सातों क्या कर रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है कि क्या केवल एक ही बार इमेज बना रहे हैं क्या? तो जी हाँ, सारे के सारे एलिमेंट केवल एक ही बार इमेज बना रहे हैं। अब ये बात अलग है कि ये जो 5 6 7 एलिमेंट है, ये सारे के सारे सी के साथ जो रिलेशन ये बना दिया इन्होंने। लेकिन सेट बी के बारे में ये कुछ भी हमें रोक टोक नहीं कर रहा, केवल सेट ए के बारे में बोल रहा है। तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, ये फंक्शन है। केवल इसको देख के ये मत बोल देना कि ये फंक्शन नहीं है। और अगर एग्जाम्पल मैं लूं तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जैसे ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, और जो रिलेशन है वो मैंने ले लिया 1 का सी के साथ, 2 का डी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का ए के साथ, 5 का ए के साथ, 6 का ए के साथ, 7 का ए के साथ। या फिर अगर ये ना हो तो आप ये भी ले सकते हो, 1 का भी ए के साथ, 2 का भी ए के साथ और 3 का भी ए के साथ ही ले लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे इसके सारे के सारे एलिमेंट ने जो इमेज है वो कहां पे बनाई? ए पे जाके बनाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बी से, सेट बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको सेट ए के एलिमेंट देखने हैं कि सेट ए के एलिमेंट 7 रह गया क्या? 7 के जो 7 एलिमेंट है वो सारे इमेज बननी चाहिए और केवल एक बार इमेज बननी चाहिए। तो अब आपके सामने कोई भी एक सा एग्जांपल लिख दे और उसके बारे में आपसे पूछे कि वो फंक्शन है या नहीं, तो अब आप आराम से बता सकते हो कि वो फंक्शन है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो अपन एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक जो चीजें पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, वो फंक्शन होंगी, जरूरी नहीं है। कोई ये जो रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है, उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि फंक्शन है या नहीं है। अब ऑर्डर पेयर की बात आई गई है तो ऑर्डर पेयर में जैसे यहाँ पे अपन चर्चा कर ही लेते हैं कि ऑर्डर पेयर में जो फंक्शन है उसमें कंडीशन क्या होगी। ऑर्डर पेयर को देखकर अपन कैसे पहचान सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। जैसे अपने सामने ये डायग्राम नहीं बना, अपने सामने ये ऑर्डर पेयर आ गया, जैसे ऑर्डर पेयर आ गया, जैसे 1A 2B 3E 4A 5E या फिर 5F ले लो। यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो ऑर्डर पेयर को देखकर अपन फंक्शन के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। चाहो तो आप इसका डायग्राम बना के समझ लो, या फिर आप सीधा भी देख सकते हो कि जब आपने ये बनाया तो जो पहला जो एलिमेंट है, सेट ए का जो पहला एलिमेंट है वो केवल एक बार आना चाहिए था ना। तो यहां पे देख लो, सेट ए का पहला एलिमेंट एक बार आ रहा है, 1 आगे तो नहीं आ रहा ना, 1 2 3 4 5। सेट ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एक बार आने चाहिए और सभी एलिमेंट आने चाहिए ऑर्डर पेयर में। ऐसा नहीं है कि सेट बी, जो सेट ए है, सेट ए में आपके 1 से लेके 6 तक संख्याएं थी और आई केवल 5 तक की हैं, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। और सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए पर एक बार आने चाहिए, तो ये फंक्शन होगा। और मुझे लग रहा है कि मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चाहे ऑर्डर पेयर में लिख दो, चाहे वो डायग्राम बना के दे दो, आप अब फंक्शन के बारे में आराम से बता सकते हो कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है तो ये सारे नोटेशन आपको पता है, जो बताने वाली चीज़ थी ना वही बताई है मैंने। ये जो फंक्शन है इसको एफ से बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। एफ ए बराबर यहाँ पे अपन बी लेते हैं, मतलब एक ए है जो
सेट ए के एलिमेंट है और जो बी है वो बी के एलिमेंट है। ये सारे नोटेशन आपको पता है, तो इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा मैं, केवल चर्चा कर रहा हूँ बेसिक की, समझने लायक जो चीजें हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फंक्शन हो गया, अगर फंक्शन है तो फंक्शन के आगे भी कुछ होना चाहिए, तो फंक्शन के जो आगे है वो आते हैं डोमेन आता है एक, तो कि फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, फंक्शन की जो कोडोमेन है वो क्या होगा, और फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा। ये तीन चीजें आती हैं। अगर कोई रिलेशन है, उस रिलेशन ने कोई फंक्शन बना लिया, तो फंक्शन की तीन चीजें आएंगी, एक डोमेन आएगा, एक कोडोमेन आएगा, और तीसरा क्या आएगा, रेंज आएगा। अगर इनके हिंदी बात करें अपन, तो डोमेन को अपन प्रांत बोलते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत बोलते हैं। कोशिश करना, अगर नाम इंग्लिश में याद हो तो इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना। रेंज को अपन परिसर बोलते हैं, या प्रसार भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, परिसर की जगह आपको प्रसार भी देखने को मिल सकता है। तो हिंदी वर्जन में आपको नाम 2 से 3 याद करने पड़ सकते हैं, हो सकता है अलग से पर्यायवाची दे दे कोई, लेकिन इंग्लिश में केवल डोमेन मिलेगा तो डोमेन ही मिलेगा, कोडोमेन है तो कोडोमेन ही, रेंज है तो केवल रेंज नाम ही मिलेगा। पहले अपन डोमेन की चर्चा कर लेते हैं। डोमेन की चर्चा करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि डोमेन किसका आएगा, किसी फंक्शन का ही तो डोमेन आएगा, किसी फंक्शन का ही तो डोमेन आएगा ना। जैसे यहां पे मैंने सेट ये ले लिया 1 2 3 4 5, देखो अब जल्दी से चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। और दूसरा जो है सेट ले लिया मैंने ABCDEFGH। यहां पे ये अगर फंक्शन है तो कुछ इस तरीके से इसमें रिलेशन आएंगे, है ना, इस तरीके से इसमें रिलेशन बन सकते हैं। कैसे भी बना दिए मैंने ऐसे ही उठपटांगी, पर ये फंक्शन जरूर है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, केवल एक बार इमेज बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर इस फंक्शन को अपन लिखें ऑर्डर पेयर में, इस फंक्शन को अगर अपन ऑर्डर पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 ने किसके साथ बनाया, ए के साथ, तो 1A 2A 3C 4D, 4D के बाद में क्या लिखेंगे अपन, 5D, फिर 6 ने किसके साथ बनाया, C के साथ, तो 6C, और 7G, लास्ट में क्या लिखेंगे, 7G। ये इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो डोमेन है, डोमेन क्या होगा, सेट ए के जो एलिमेंट है सारे के सारे, सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। सेट ए के जो एलिमेंट है, जहां से आपने फंक्शन बनाना शुरू किया है, उस सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। या फिर ये बोल दो कि ऑर्डर पेयर में जो पहले नंबर का जो पहला जो एलिमेंट आपने लिखा है, ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट है, एक तो पहला और एक दूसरा, तो जो पहला एलिमेंट आपने लिखा है वो क्या कहलाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। तो इसके डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन में आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसका जो कोडोमेन है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ऑर्डर पेयर में आपने बाद वाले एलिमेंट लिखे हैं वो क्या आएंगे, कोडोमेन नहीं होंगे, वो ऑर्डर पेयर में बाद वाले नहीं होंगे, ये होंगे सेट बी में बाद वाले, सेट बी के एलिमेंट। ये तो सेट ए के एलिमेंट, देखो यहां पे सामने लिख देते हैं, जो सेट ए के एलिमेंट है वो तो क्या कहलाएंगे, डोमेन, और सेट बी के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। तो सेट बी में कौन है, ABCDEF और GH, ये एलिमेंट क्या हो गए, कोडोमेन। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज क्या होगा फिर, देखो रेंज वो होगा जो एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, सेट बी के जो एलिमेंट सेट ए से रिलेशन बना रहे हैं या फिर इमेज बना रहे हैं, वही क्या होंगे, केवल रेंज होंगे। तो सेट बी में कौन किस किस एलिमेंट की इमेज बन रही है, ए की बन रही है, बी की नहीं बन रही ना, तो रेंज में बी नहीं आएगा। हालांकि ए बी जो कोडोमेन है, कोडोमेन में हमने सारे के सारे बी के एलिमेंट लिख दिए थे, लेकिन रेंज में अपन सारे के सारे एलिमेंट ना लिख के केवल वही एलिमेंट लिखेंगे जिनकी ए के साथ रिलेशन बन रहे हैं। तो यहां पे रेंज में कौन कौन आएंगे, ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी आएगा, है ना, सी आएगा, फिर डी आएगा, और ई एफ नहीं आएंगे, और जी आएगा, फिर एच नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, उसका रेंज बन जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल ले मैं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लिया मैंने ए बी सी और डी, और जो फंक्शन है वो मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइंड कर दिया, ये,
ठीक है, तो ओरली में आपको बता देता हूं कि इस सेट का जो डोमेन है वो क्या होगा 1 2 3 4 5। इसका को डोमेन क्या होगा ABCD। इसका रेंज क्या होगा, रेंज में केवल B आएगा, क्योंकि केवल B एलिमेंट ही ऐसा है उसकी इमेज बन रही है सेट A के साथ में, प्री इमेज जिसको बोलते हैं अपन। तो सेट B में केवल B एलिमेंट ही ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज बन रही है, तो इसलिए रेंज में भी कौन आएगा, केवल B ही आएगा। ACD ये इसकी रेंज में नहीं आएंगे। तो ये बात थी डोमेन, को डोमेन और रेंज की। अगर इसको समझना चाहो आप तो सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन फंक्शन को, अक्सर मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जब भी मैं फंक्शन के बारे में बताता हूँ तो फंक्शन के बारे में अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि राहुल गांधी जो अपने लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, हालांकि उसने कहा कुछ अलग वे में था, लेकिन कुछ जो मीडिया जो वाले होते हैं उन्होंने उसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया। और वो ये था कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसकी एक तरफ अगर आप आलू डालोगे तो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। हालांकि इतना बड़ा एजुकेटेड लीडर ऐसी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के वीडियो को एडिटिंग करके पेश किया गया, लेकिन वो चीज़ें सोशल मीडिया पे मजाक के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। और वो जो मशीन है उसके बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वो मशीन एक फंक्शन की तरह थी। देख लो चे, उसने बोला कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसकी अगर आप एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ क्या निकलेगा, सोना। यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं अपने पास, डोमेन, को डोमेन और रेंज। ठीक है, मशीन जो है उसकी वो क्या है, फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन ही है अपने पास। फंक्शन में अपन क्या डालते हैं, देखो ये फंक्शन है, ये पूरा क्या है, यहाँ से A से B में क्या फंक्शन होता है, फंक्शन डिफाइंड होता है। सेट A के जो एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं अपन, इस फंक्शन में डाल रहे हैं। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में अपन सेट A के एलिमेंट डाल रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है, सेट B के जो एलिमेंट है वही मिलेंगे जो इसकी प्री इमेज बनाएंगे। तो जो मशीन थी उसकी वो क्या थी, फंक्शन। जो आलू डाल रहा था वो क्या था, डोमेन। और जो सोना निकल रहा था वो क्या था, रेंज था, को डोमेन नहीं था। यहाँ पे को डोमेन नहीं है अपने पास। जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, रेंज के रूप में मिलेगा। तो डोमेन क्या होता है, अगर इसको आप समझना चाहो तो डोमेन को आप इनपुट भी बोल सकते हो। डोमेन क्या है, ये इनपुट है ना। और रेंज क्या है, रेंज आउटपुट है। गन्ने का जूस पिया है सभी ने, गन्ने का जूस अगर आप पिया है आपने, तो गन्ने की मशीन में एक तरफ से वो गन्ना डालता है ऐसे, तो जो गन्ने की जो छड़ी होती है वो क्या होता है, उसका डोमेन होता है, क्योंकि उसमें इनपुट में क्या जाती है, गन्ने की छड़ी जाती है। जो छड़ी जाती है तो वो क्या बन जाता है, उसका डोमेन। और बाहर निकलता क्या उसका, जो एकदम से पीस के रोलर के बीच में पीस के वो क्या निकलता है, उसका जूस निकलता है। और उस जूस को क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, रेंज। तो जो इनपुट है वो डोमेन और जो आउटपुट है वो रेंज। और जो फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से आपका फंक्शन बनेगा। जैसे वो कोई भी हो सकता है फंक्शन, जो है एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। वो फंक्शन आपका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। इनके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। अभी कंटिन्यूस आगे चर्चा करेंगे अपन कि फंक्शन कौन कौन से तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ एक टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक डेफिनेशन है सिंगल, जो रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, कि रियल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं। देखो यहाँ पे एक नाम आया है रियल वैल्यू फंक्शन। नाम से आइडिया लग रहा होगा, जिस फंक्शन की जो वैल्यू है वो रियल हो वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा। लेकिन कौन सी वैल्यू, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर के ही सबसेट हो। मतलब कोई जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू फंक्शन कब कहलाएगा, जब उसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर के सबसेट हो। या तो वो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर के सबसेट हो, तब वो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। मतलब उसमें जो आपकी जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, रियल नंबर में रहेगी। ठीक है, तो वो एक रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपके सामने बुक पड़ी होगी तो बुक में आप देख सकते हो, जो समझाने लायक चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो फंक्शन के जो टाइप हैं वो अलग अलग हैं। देखो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी। एफ एक्स इज इक्वल टू सी क्या है, कि कांस्टेंट फंक्शन है। इसका ग्राफ आप देख सकते हो, किताब में लिखा है। तो ये चीज़ें समझाने लायक नहीं है बिल्कुल ही, है ना। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है, देखो एक तो मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और जीआईएफ फंक्शन। ये तीनों चीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं देख लेता हूँ इनके ग्राफ में, पीडीएफ है क्या,
वहाँ पे ये क्लियर करवा दूंगा, अगर वहाँ पे नहीं है तो अभी समझा दूंगा इनको। सिग्नम है, जीआईएफ है और फ्रैक्शनल है, ठीक है। ये ग्राफ में देख लेंगे आगे, एक बार इनको स्किप मारो आप, बता दूंगा, आगे चर्चा कर लेंगे अपन की। अब देखो आगे अपन बात करते हैं इसमें इवन फंक्शन और ओड फंक्शन देख लेते हैं। देखो इवन फंक्शन क्या होता है और होता है अपने पास ओड फंक्शन। देखो इवन फंक्शन हिंदी में बोलते हैं जिसको सम फलन, ओड फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम फलन। तो देखो इवन फंक्शन क्या होता है, सम यानी समान, भाई सम यानी क्या होता है, समान, जो हर कंडीशन में समान रहे, बिल्कुल भी विपरीत कंडीशन कुछ भी आ जाए चाहे वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ऐसे आप करके समझ सकते हो। जैसे मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो इवन फंक्शन है, अगर वो एफ एक्स इवन फंक्शन है तो उसमें एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव भी रख दोगे ना तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बोला मैंने स्टार्टिंग में, ऐसा फंक्शन जो हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी समान रहे वो क्या कहलाएगा, सम फंक्शन कहलाएगा, वो इवन फंक्शन कहलाएगा। उस पर चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाए, चाहे कितना ही नेगेटिव हो जाए, वो क्या रहेगा, एफ एक्स ही रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप याद करने के तरीके के रूप में एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो बराबर, अगर एफ एक्स आ जाए, देख लो चाहे आपने एक्स को माइनस का कर दिया, जो आप डोमेन दे रहे हो इसको, ये डोमेन ही तो है भाई, एफ एक्स में एक्स क्या है, डोमेन ही तो है। तो एक्स, इस डोमेन को आपने नेगेटिव कर दिया, फिर भी इस फलन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, जो एफ एक्स है वो एफ एक्स ही है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, उसका इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स को आपने एफ एक्स बोला है, तो अगर अपन इसका ग्राफिकली देखें कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, ग्राफ से अपन क्या क्या समझ सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो इस तरफ वैल्यू क्या होती है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, सभी जानते हो। इस तरफ वैल्यू क्या होती है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स एक्स ही रहेगा, है ना। अगर आप नेगेटिव भी रख रहे हो तो भी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ही है। मतलब ये जो आपका एफ एक्स का जो ग्राफ है, इवन फंक्शन का जो ग्राफ है, ये वाई एक्स के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं मैं, इसको बाद में देखना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कोई भी, अगर कोई एफ एक्स जो है वो जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। सिंपल सा एग्जांपल बन जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स भी रखोगे ना तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। तो माइनस एक्स रखने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई पहले भी मेरा एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स रखने पर भी एक्स स्क्वायर है। तो इसका ग्राफ देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। एक्स स्क्वायर क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस शेप में बनता है, या तो वो इस शेप में बनता है या फिर वो इस शेप में बनता है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, है ना। इस शेप में कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन जीरो हो। ये वाली शेप में कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो लेस देन जीरो हो, जो स्मॉल ए अपन लेते हैं। अगर स्मॉल ए ग्रेटर देन जीरो है तो यू शेप में, और अगर स्मॉल ए लेस देन जीरो है तो उल्टा यू शेप में इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा कुछ यूं है, ठीक है। ये ग्राफ देख लो चाहिए वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। अगर इस तरफ देखें अपन तो जो ग्राफ वाई एक्स के राइट साइड में बन रहा है वैसा का वैसा ग्राफ वाई एक्स के लेफ्ट साइड में बन रहा है। मतलब ये जो इवन फंक्शन है उसके ग्राफ वाई एक्स के प्रति क्या होते हैं, सममित होते हैं, सिमेट्रिक बनते हैं। एक और एग्जांपल लेके देख लो, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल आप पढ़ते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हो, आप साइन एक्स पढ़ते हो। अब इसमें माइनस एक्स रख के देखो, क्योंकि साइन माइनस एक्स, सॉरी कोस एक्स यहाँ पे लेना होगा हमें, क्या लेना होगा, कोस एक्स। और कोस माइनस एक्स अगर आप लेते हो तो कोस माइनस एक्स किसके बराबर आ जाता है, वापस कोस एक्स के ही बराबर आ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो कोस एक्स का जो ग्राफ है वो आप ऐसे बनाते हो, यहां से शुरू करते हो, ठीक है। देख लो ये वाई एक्स के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक, जैसा ग्राफ वाई एक्स के इस तरफ बन रहा है वैसा ग्राफ वाई एक्स के इस तरफ बनेगा। लेकिन साइन एक्स सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ है ये यहां से ऐसे जाता है। तो देख लो ये सिमेट्रिक हुआ क्या, अगर ये सिमेट्रिक होता, अगर ये सिमेट्रिक होता तो ग्राफ कुछ यू बनता ना। अगर इस तरफ से सिमेट्रिक देखें तो ग्राफ कुछ यू बनता है ना, यू बनता ना ग्राफ। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन क्या है, एक ओड फंक्शन है,
और इवन फंक्शन के ही ग्राफ हम जानते हैं कि वाई एक्स के प्रति क्या होते हैं, सममित। ऑड फंक्शन के वाई एक्स के प्रति सममित ना होकर किसके प्रति सममित होंगे, ओरिजिन के प्रति सममित होंगे। ये भी अपन आगे देखेंगे। तो ये था आपका इवन फंक्शन, है ना। फिर बात करते हैं अपन ऑड फंक्शन की। देखो ऑड फंक्शन में क्या होगा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए डोमेन में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति होने का मतलब मेरा क्या है, नेगेटिव एक्स से, माइनस एक्स से बोल रहा हूं मैं विपरीत परिस्थिति। तो अगर एक्स को अगर आप माइनस एक्स भी कर देते हो तो वो फलन जो है वो डगमगा जाता है एकदम से। मतलब अगर एफ एक्स को आप माइनस एक्स रखते हो तो ये खुद माइनस का हो जाता है, जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, खुद पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो उस पे जो वो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। मतलब आपको एक्स, आपने इसके डोमेन को नेगेटिव किया, आपने डोमेन को नेगेटिव किया और डोमेन को नेगेटिव करते ही आपका पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, ऑड फंक्शन बोल देते हैं। मतलब ये विषम है, मतलब विषम परिस्थितियों में ये इनको झेल नहीं पाया, इनको संभाल नहीं पाया, पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया। डोमेन को नेगेटिव होते ही पूरा फंक्शन ही क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बस ये केवल समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने मेरे को यहाँ पे एसएसटी या फिर कोई जीके वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है ना, पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। ये केवल आपको याद करने के तरीके से है, क्योंकि इवन और ऑड में अक्सर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई बार एफ माइनस एक्स को कभी क्या बोल देते हैं, माइनस एफ एक्स बोल देते हैं। इवन में कन्फ्यूजन होता है, तभी मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पे बोल बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होगा, एग्जाम्पल अगर लें तो एफ एक्स बराबर, सिंपल सा एग्जाम्पल है एक्स। ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, वाई एक्स के अबाउट होगा, एक्स एक्स के अबाउट होगा या ओरिजिन के अबाउट होगा। जैसा कि हमने ये देखा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो ग्राफ बनाने की बजाय यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि इवन फंक्शन is always symmetric about, किसके अबाउट, वाई एक्स। वाई एक्स के अबाउट क्या होंगे, इवन फंक्शन सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका ग्राफ बना के समझाता हूं। एफ एक्स का जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ यू बनता है, ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ जो है, क्या ये एक्स एक्स के प्रति सिमेट्रिक है क्या? अगर ये ग्राफ एक्स एक्स के प्रति सिमेट्रिक होगा तो ये लाइन जो यहां से जो लाइन ये यूं जा रही है, ये यूं नहीं जाके लाइन कैसे जाती, ऐसे जाती, तभी होता ना सिमेट्रिक। लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं जा रही, लेकिन ये जो लाइन है ये इस ओरिजिन के इमेज नहीं बन रही क्या? ये जो ऊपर ओरिजिन के ऊपर वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन से इमेज नहीं बना रही क्या? तो ये जो ग्राफ है, ये ऑड फंक्शन के जो ग्राफ है, ये क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख लो आप, कोई दूसरा अगर एग्जांपल अपन ले तो ये अपन सिंपल सा एग्जांपल जो है वो साइन एक्स का ले सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था साइन एक्स का ग्राफ बना के, अगर आप फिर से उसका ग्राफ बना के देखोगे तो वो आपको ओरिजिन के अबाउट क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो ऑड फंक्शन इसी लैंग्वेज में इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हमने चर्चा कर ली ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की। अब नेक्स्ट अपन इसमें अगर बात करना चाहें तो देखो, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअसली चलता रहे, जिसका ग्राफ बीच में कभी भी ना टूटे, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और जो डिसकंटिन्यूअस है उसका ग्राफ बीच में से टूट जाएगा, मतलब दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन जो आप पढ़ते हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जिसको एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट हास्यमान बोलते हैं। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इंक्रीजिंग की, इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे अगर फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, तो इस एफ एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू अगर आप अलग अलग रखते हो, ये जो एक्स है ये क्या है, डोमेन है। एफ एक्स में एक्स क्या है, डोमेन। देखो जैसे ये फंक्शन है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्मेट में डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे एक्स ये क्या है, डोमेन है, ये वाई क्या है, इसका रेंज है, और ये एफ क्या है, फंक्शन है।
ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो x की वैल्यू अगर अपन अलग अलग रखते हैं तो ये जो रेंज है ये हमें अलग अलग मिलेगा ना, ठीक है। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू रखी मैंने, एक तो रखा x1 और एक रखा x2। एक तो मैंने x1 रखा और एक मैंने x2 रखा, ठीक है। f की वैल्यू x1 रखने पर हमें fx1, x2 रखने पर मुझे fx2 मिला, जो कि मैंने y1 और y2 मान लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने x1 और x2 रखे थे तो मैंने मान लिया कि जो x1 है वो छोटा था x2 से। अगर x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू y1 मिल रही है और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू y2 मिल रही है, अगर y1 और y2 भी में भी ऐसा ही हो कि y1 भी लेस देन हो y2 से, तो ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू छोटी है और बड़ी वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन वो कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर लें अपन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा एग्जाम्पल है x, या फिर एक्स स्क्वायर ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x का छोटा मान रखोगे आप तो जो y का मान है वो जो y है ना, ये y एक्स स्क्वायर के बराबर ही तो है। अगर x का छोटा मान रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलेगी। ऐसे x का मान 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिला आपको। x का मान अगर आप 2 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। x का मान अगर 3 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। मतलब जो जो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो मेरा फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो इससे उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अगर एफ एक्स है कोई फंक्शन और x1 लेस देन x2 है, x1 क्या है, लेस देन x2, तो आपने जो जो x1 से वैल्यू बढ़ा रहे हो, डोमेन की जो जो वैल्यू बढ़ाओगे उसी के अकॉर्डिंग रेंज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वो फंक्शन क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। एफ एक्स टू इज इक्वल टू y2। तो यहां पे जो है ये y2 जो है ना, ये क्या होगा, y1 ग्रेटर देन होगा y2। मतलब x की छोटी वैल्यू पे बड़ा मान मिलेगा और x के बड़े वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, छोटा मान मिलेगा। ऐसा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन वो कहलाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक होता है पीरियोडिक फंक्शन, क्या होता है, इसमें आपको पीरियोडिक जो है, पीरियोडिक फंक्शन में जो पीरियड है, आवर्तकाल है, वो आपको याद रखना है अलग अलग फंक्शन का। देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। देखो एक सा फंक्शन, जैसे अपने पास फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने अभी बताया एक्स यहाँ पे डोमेन है, वाई यहाँ पे क्या है, रेंज। और जो एफ है वो किसका सिंबल है, फंक्शन का सिंबल है। मतलब फंक्शन में आप डोमेन का रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। फंक्शन में आप जब एक्स को रखोगे तो क्या मिलेगा, उसके बदले में आपको वाई मिलेगा। ये मेरा फंक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने डोमेन है आपका, एक्स क्या है, डोमेन। अब डोमेन में आपके पास जो है वो वैल्यू कई सारी होंगी, डोमेन आपका बहुत सारी वैल्यूज का होगा। तो डोमेन में जब जो जो वैल्यू आप रखोगे तो कुछ एक वैल्यू के बाद में जो रेंज है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे आपने x को रखा, जैसे आपने x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, क्या रखी, x की वैल्यू 1 2 3 4। x की वैल्यू 1 पे जैसे आपके पास में ये y1 मिला, x की वैल्यू 2 पे आपको y2 मिला, फिर y3 मिला और फिर क्या मिला आपको, y4, ठीक है। जो ही आपने x की वैल्यू 5 रखी, जो ही वैल्यू आपने x की कितनी रखी, 5, आपको फिर से क्या मिल गया, y1 मिल गया। क्या मिल गया, y1। x की वैल्यू आपने 6 रखी, ये डोमेन लिख रहा हूं मैं भाई, 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, डोमेन है। y1 y2 y3 4 ये क्या है, आपके रेंज है। जो ही आपने वैल्यू 6 रखी डोमेन की तो आपको रेंज है, ये क्या मिल गया, y2। जो ही आपने 7 रखी, y3। जो ही आपने 8 रखी तो ये क्या मिल गया, y4। ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट होने नहीं लग रही क्या। आप डोमेन तो बढ़ा रहे हो भाई, डोमेन क्या कर रहे हो आप, अलग अलग कर रहे हो, लेकिन डोमेन के एक फिक्स साइकिल के बाद में, डोमेन के एक फिक्स पीरियड के बाद में आपका जो रेंज है वो वैल्यू क्या होनी शुरू हो गई, रिपीट होनी शुरू हो गई। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोल देते हैं अपन, पीरियोडिक फंक्शन बोल देते हैं। और इसको अपन डिनोट करते हैं एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब समझ में आया क्या। देखो अगर आप डोमेन में टी जोड़ते हो, इस डोमेन में अगर आप ये जो कैपिटल टी है वो जोड़ते हो तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पे ये देख लो, f1 पे वैल्यू कितनी है,
y1 है। अगर आप इसको ये बोलते हो कि f1 प्लस कितना बोलते हो, 4 बोलते हो, क्या बोलते हो, 1 + 4। देखो यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, f1 पे वैल्यू कितनी, y1, तो f अगर 1 + 4 करते हो, ये 4 मैंने t का मान ले लिया, क्या ले लिया मैंने, ये कैपिटल T, जैसे मैंने 4 ले लिया, क्या ले लिया, कैपिटल T को 4। तो अगर आप f1 + 4 करते हो तो f1 + 4 कितना, 5, तो f5 पे भी वैल्यू कितनी है, y1 ही तो है, और ये y1 कितना है, f1। देखो ये y1 कितना है, f1, मतलब आप ये बोल सकते हो कि f1 + 4 = f1। यही तो बात यहां पे लिखी है कि fx + t = fx, मतलब किस एक फिक्स साइकिल के बाद में जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है, किस एक फिक्स साइकिल के बाद में आपका फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो वो जो फिक्स आपका जो नंबर है, ये जो यहाँ पे नंबर जो 4 है, मतलब 4 नंबर के बाद में आपका रेंज है वो रिपीट होने लग गया, तो ये जो 4 है यही कहलाएगा उसका, जो फंक्शन है उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो t है ना, इसको क्या बोल देते हैं अपन, पीरियड बोल देते हैं। अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन अपन पढ़ते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स, सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके माने जाते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स, या फिर जितने भी जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पीरियोडिक फंक्शन के माने जाते हैं। अगर इनको समझाऊं मैं आपको कि इसका जो पीरियड है वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं अपन। जो साइन एक्स का जो ग्राफ है कुछ यूं बनता है, अगर नेगेटिव भी साइड भी बनाए अपन, तो ये मेरा क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। यहां पे क्या होता है, π/2, फिर यहां पे पाई, यहां पे 3π/2, और यहां पे क्या होता है 2π, ठीक है। देखो यहां से अगर इसकी बात करें अपन, जो ग्राफ है ये देखो, 0 से π/2 पे ग्राफ क्या है आपका, इंक्रीजिंग है, 0 से π/2 पे ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रहा है। π/2 से 3π/2 पे, π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर से 3π/2 से 2π पे ग्राफ क्या हो गया, वापस से इंक्रीजिंग हो गया। तो ये जो साइकिल है, देखो ग्राफ जो इतना है, ये जो इतना ग्राफ है, ये 0 से 2π के बीच में जो ग्राफ बन रहा है ये यूनिक है, 0 से 2π के बीच में जो ग्राफ बन रहा है ये यूनिक है। और ऐसे ही नेगेटिव साइड में देखें तो जो ग्राफ है ये भी क्या बन रहा है, डिट्टो सेम बन रहा है ना, डिट्टो सेम ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसका जो इंटरवल है ये भी कितना है, 2π का इंटरवल है, मतलब हर 2π के इंटरवल में आपको साइन एक्स हो या फिर कोस एक्स हो, इनका ग्राफ क्या मिलेगा देखने को, सेम ग्राफ मिलेगा एकदम से। वो इंटरवल क्या होगा, 2π इंटरवल होगा, क्या इंटरवल होगा वो 2π। अगर आप मान रख के देखो तो आप ये भी तो देख सकते हो ना कि साइन, अगर बाय डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो साइन 2π + x, अगर साइन 2π + x करते हैं तो वो कितना आता है, फिर से साइन x के बराबर आता है कि नहीं आता, आता है ना भाई। साइन 2π + x की वैल्यू निकालते हैं तो वो साइन x ही तो होता है। अब यहाँ पे यही तो है, साइन x + t बराबर फिर से क्या मिल गया, fx मिल गया, मतलब साइन x मिल गया। तो ये जो 2π है, ये जो 2π है, ये क्या है, इसका पीरियड है, किसका, साइन x का पीरियड है, ये कौन, 2π, ठीक है। ऐसे ही आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग कंडीशन में पीरियड याद करने होंगे, जो कि बेसिक आपको याद करनी है। तो ये मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको जो पीरियड है वो किस किस का याद करना है, देखो साइन एक्स, कोस एक्स नहीं, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोस एक्स ले लो, चलो पहले साइन एक्स, कोस एक्स, फिर साइन एक्स का उल्टा क्या, कोसेक एक्स, और सेक जो कोस एक्स है इसका उल्टा क्या, सेक एक्स। इन चारों के जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं, 2π होते हैं। कितने होते हैं, 2π। सभी 6 के 6 2π नहीं होते, तो बचे कौन, एक तो tan x और दूसरा कोट x। tan x और कोट x के जो पीरियड है वो कितने होते हैं, पाई होते हैं। अगर ग्राफ बना के देखोगे ना, ग्राफ आगे आएंगे आपके पीडीएफ में, ग्राफ में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो पीरियड है इसका पाई ही कैसे होता है। इनका 2π मैंने आपको बता दिया, ग्राफ से ये भी समझ में आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अगर अपन क्या करें, जैसे यहाँ पे पावर करते हैं, जैसे ये आ जाए पूछ ले कि चलो साइन एक्स का तो 2π होता है, साइन स्क्वायर एक्स का बताओ, साइन की पावर 3x का बताओ, साइन की पावर 4x का बताओ, टेन की पावर 7x का बताओ पीरियड कितना होगा। तो अगर ये पूछ ले तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, अगर यही है
जैसे यही आ जाए साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, कोसेक की पावर एन एक्स और सेक की पावर एन एक्स का आपसे पीरियड पूछे तो ये डिपेंड करेगा एन के ऊपर। किसके डिपेंड करेगा? एन पे। अगर एन इवन है तो पीरियड अलग आएगा, अगर एन ओड है तो पीरियड अलग अलग आएगा। अब यहां पे देखो साइन एक्स है तो साइन की पावर एन एक्स इसको रूप में देखें तो साइन की पावर 1x है ना, ये क्या है? साइन की पावर 1x। कुछ ये अलग से नहीं बता रहा मैं, केवल दो चीजें आपको याद करनी है, ये वाली, इन्हीं दोनों से सारी चीजें निकाल के बता दूंगा। क्योंकि साइन की पावर 1x है ऊपर, और 1 क्या होता है? एक ओड नंबर होता है। मतलब जब n ओड था तब पीरियड कितना था? 2 पाई। और जब n इवन होगा तब पीरियड कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये आपको चीजें याद रखनी है। तो यहां पे देखो अगर n ओड है, क्या है? n ओड, तब तो पीरियड कितना? 2 पाई, क्योंकि n ओड ही है यहाँ पे। क्या n ओड ही है ना, 1 n ओड नंबर है। अगर n ये इवन नंबर हो जाए तो इवन की कंडीशन में बस आपको याद रखना है कि पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई का हाफ हो जाएगा। वो कितना? पाई। मतलब tan x और cot x के बराबर हो जाएगा पीरियड। अगर sin स्क्वायर x का पूछे तो वो पीरियड कितना होगा? पाई होगा, नॉट 2 पाई। अगर sin x का पूछे तो पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर चलो इनमें आ जाए पावर tan और cot में, तब क्या होगा? इनकी पावर में पाई ही रहेगा। चाहे tan की पावर ओड आ जाए चाहे इवन आ जाए, tan की पावर क्या आ जाए? ओड आ जाए चाहे इवन आ जाए, ये क्या रहेगा? tan की पावर nx का क्या रहेगा? पाई ही रहेगा। और n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो tan की पावर nx यहाँ पे कोट भी लिख लो। चलो कोट की पावर nx और कोट की पावर nx और tan की पावर nx का जो पीरियड है वो क्या रहेगा? पाई ही रहेगा। n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो ओड हो चाहे इवन हो, सारी कंडीशन में क्या रहेगा? ये पाई रहेगा। एक चीज और इसमें अक्सर पूछी जाती है कि अगर मॉडुलस में ले ले, ये मोटा कैसे हो गया रे? अगर यहाँ पे मोड के अंदर ले ले, मॉडुलस आ जाए, जैसे मापांक आ गया, क्या आ गया मेरे पास? मापांक आ गया, और मापांक में जैसे साइन एक्स दे दिया, ये मोड लगा के दे दिया। मोड में साइन एक्स भी हो सकता है, कोस एक्स भी हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है। तो मैं सारों के लिए बता देता हूं एक साथ। अगर मोड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया मैंने मोड में, इसका मतलब आप 6 के 6 फंक्शन पढ़ समझ लेना। मोड में साइन एक्स भी हो सकता है, मोड ऑफ कोस एक्स भी हो सकता है, मोड ऑफ टेन एक्स भी हो सकता है, मोड ऑफ कोट एक्स भी हो सकता है, मोड ऑफ सेक एक्स भी हो सकता है, मोड ऑफ कोसेक एक्स भी ये हो सकता है। अगर ये आ जाए तो इन सभी का जो इंटरवल है, जो पीरियड है, वो कितना रहेगा? पाई ही रहेगा। कितना रहेगा? वो पाई। ठीक है। अगर मोड ऑफ साइन एक्स आ गया तो फिर साइन एक्स का आपने 2 पाई पढ़ा था, तो मोड ऑफ साइन एक्स का 2 पाई ना होके क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पीरियडिक फंक्शन थे। हालांकि पीरियडिक फंक्शन में और भी कुछ बातें आएंगी आगे, तो वो एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो इसमें अपन, ये जो क्लास है अपनी 58 मिनट की लगभग हो चुकी है। मैं कुछ पीडीएफ में भी आपके लिए लेके आया था, जो आगे वाली चीजें थी वो मैंने पीडीएफ में लेके आया था आपके लिए। जैसे 1-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनको सब में पीडीएफ में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। तो ये अब अपन नेक्स्ट क्लास से ही चर्चा करेंगे। हालांकि नेक्स्ट क्लास को मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आपके लिए ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो, इसलिए अपन जनरली 1-1 घंटे की क्लास रखते हैं। तो वो जो चर्चा है आगे की, जैसे 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन के एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल बनते हैं, ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।